आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। हमारे पोषक कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? पोषक। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। तो जो सजीव हैं उनके द्वारा भोजन करना और उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसको स्वपोषण कहलाती है। ऐसे पादपों को हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। जंतु और अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि जंतु और अधिकतर जो जीव हैं वो पादप जो भोजन बना रहे हैं उसको ग्रहण करते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। तो स्व प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री यहाँ हैं। ये क्या हो गया? इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो फूड फैक्ट्री हैं, वहाँ पर खाना तैयार होता है। आकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी रहती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्र में मतलब सेंटर में। ये केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा हुआ होता है। ये जो जेली समान पदार्थ है केंद्रक के चारों तरफ, इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। तो पत्तियों में क्या होता है? एक हरा वर्णक होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो ये इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, उसकी वजह से वहाँ पर खाना तैयार होता है प्लांट का। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है उसका संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। तो अब जो क्लोरोफिल था उससे ऊर्जा का संग्रहण हो गया, जल आ गया जड़ से, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई रंध्र से, और इस तरह से फिर ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? खाद्य संश्लेषण। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो ये इम्पोर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसको, क्योंकि अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जल हुआ, इसने क्या? सूर्य का प्रकाश लिया, क्लोरोफिल लिया लीफ से, और क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये खाद्य और ये सभी जीवों के लिए श्वास के लिए जरूरी। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, ऑक्सीजन निकलती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। तो पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संचित होती है? स्टार्च के रूप में। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं, शूल हो जाती हैं, जिससे कि बाहर जल कम वाष्पीकृत हो, कम एवोपरेशन हो। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। तो वो खुद तो बना नहीं सकते, तो अन्य पादपों पर डिपेंड होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, जिस पर चढ़ रही है ये बेल, उससे ये भोजन लेती है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरमेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अमरवेल को क्या कहेंगे? परजीवी। और जिस पर ये आरोहित हो रही है उसको क्या कहेंगे? परपोषी, दूसरे को पोषण देने वाला। क्या हम
घटपर्णी, इसको और क्या कहते हैं, पिचर पादप में घड़े और ढक्कन जैसी संरचनाएं होती हैं। घड़े में उपस्थित पाचक रस होते हैं जो कीटों का पाचन हो जाता है, जहाँ पे कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संजीव कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, कि क्या कहलाते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक, फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इसलिए ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ये क्या कहलाते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं इसे। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। उनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो शैवाल ने तो प्रकाश संश्लेषण किया, जबकि कवक क्या दे रहा है, शैवाल को स्थान दे रहा है, जल दे रहा है और पोषक। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणुओं जो राइजोबियम कहलाते हैं, वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये क्या करते हैं, चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणुओं को क्या करते हैं, आवास एवं खाद प्रदान करते हैं। अतः इन्हें सहजीवी संबंध होता है इनमें, क्योंकि राइजोबियम जो जीवाणु हैं, राइजोबियम उनको क्या कर रहे हैं, पादप आवास और खाद दे रहे हैं और राइजोबियम उनको क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। इस यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।